नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हमारी जो सीरीज़ चल रही है किसकी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, जितनी भी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी साइंस के, टीजीटी बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, पेपर सेकंड होता है सब्जेक्टिव बायोलॉजीज़ के लिए, उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो उसमें आज हमारा नया टॉपिक, नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, वो है बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। देखो, जैविक दृष्टि से इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु का जैविक दृष्टि से वर्गीकरण है। देखो, जैव अणु में एक तो होते हैं सूक्ष्म अणु, एक होते हैं बृहद अणु। सूक्ष्म अणु यानी कि अमीनो एसिड्स जो है, ए से लिखा है मैंने अमीनो एसिड्स को, सरल शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये तो क्या है? सूक्ष्म अणु। और बृहद अणु कौन कौन से हैं? बृहद अणु कौन कौन से हैं? पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स, ये क्या है? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोशिका में जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। देखो, जो कोशिका होती है ना, कोशिका जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। देखो, खोज किसने की है? कॉर्टी 1772 में कॉर्टी के द्वारा खोज की गई थी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, कोशिका का तरल होता है समस्त संरचनाओं समेत। कोशिका का तरल प्रोटोप्लाज्म जो समस्त संरचनाओं समेत कोशिका झिल्ली से परिवृत्त रहता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य के संगठन में लगभग 34 तत्व भाग लेते हैं। जीवद्रव्य का जो संगठन होता है उसमें 34 तत्व जो होते हैं वो भाग लेते हैं। सीएचओ पादप कोशिका भित्ति के मुख्य तत्व होते हैं, आधारीय तत्व कहते हैं इनको। सीएचओ को पादप कोशिका भित्ति के मुख्य तत्व या आधारीय तत्व कहते हैं। देखो, आयरन प्रेजेंट होता है। देखो, कहाँ कहाँ पे देखो आयंस प्रेजेंट भी होते हैं। आयंस, आयरन नहीं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। देखो, आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, जैसे सोडियम पोटेशियम कहाँ काम में लेते हैं? तंत्रिका आवेग के चालन में। तंत्रिका जो आवेग के चालन में हम सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं उनका तंत्रिका आवेग के चालन में यूज़ में आते हैं। पोटेशियम आयंस जो होते हैं रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण करते हैं, पोटेशियम आयंस। कैल्शियम आयंस रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड कोगुलेशन में, अस्थि निर्माण में यूज़फुल होते हैं कैल्शियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं CHO के यौगिक जिनमें H व O का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ये क्या होते हैं? CHO के यौगिक होते हैं जिनमें H व O का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। सामान्य सूत्र है CxH2O का होल Y। CxH2O का होल Y होता है, जो जल में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इनको शर्करा कहा जाता है। देखो, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, इनको किस में वर्गों में बांटा हुआ है? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो 6 सदस्य वलय होती है। 6 सदस्य जो वलय होती है उसको बोलते हैं पायरेनोस, और 5 सदस्य इसमें वलय होती है उसको बोलते हैं फ्यूरोनोस। देखो, फ्यूरोनोस ये 5 सदस्य वलय है और ये पायरोनोस है, इसमें 6 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फ्यूरोनोस में 6 सदस्य होते हैं जबकि इसमें 5 सदस्य होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं, एपीमर क्या होता है? देखो, समावयव जिनका निर्माण C2C3C4 कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन व OH समूह की भिन्नता के कारण होता है। एपीमर को कैसे कहेंगे? मोनोसेक्राइड्स की हम बारे में बात कर रहे हैं। एपीमर क्या होते हैं? समावयव जिनका निर्माण C2C3C4 कार्बन परमाणु पर अल्फा व हाइड्रोजन समूह की भिन्नता के कारण होता है। यानी कि H और OH समूह की भिन्नता होगी C2C3C4 कार्बन पर। ठीक है, तो वो उनको कहेंगे एपीमर। ग्लूकोज के एपीमर है मेनोज है, गैलेक्टोज है। देखो, मेनोज पर C2 भिन्नता हो पाई जाती है, गैलेक्टोज पर C4 भिन्नता पाई जाती है। ग्लूकोज के एपीमरों के बारे में बात करें तो मेनोज है, गैलेक्टोज है। 5 कार्बन परमाणु की संख्या होती है। पेंटोज जो होते हैं, पेंटोज होते हैं जैसे राइबोज C5H10O5, ये क्या कहलाते हैं? राइबोज कहलाते हैं।
पेंटोज का एग्जाम्पल है जैसे राइबोज। और हेक्सोज जो होते हैं 6 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है उसको हेक्सोसेस बोलते हैं। हेक्सोज जैसे कि मैनोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये सब क्या हैं, हेक्सोज होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हेक्सोज होते हैं। C6H12O6, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब हेक्सोज है। देखो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज को अंगूर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, मतलब अंगूर में इसकी मात्रा जो होती है ग्लूकोज की वो ज़्यादा होने के कारण इसको बोलते हैं ग्रेप शुगर। देखो अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं। ब्लड शुगर इसको कहा जाता है। ब्लड में जो शुगर होती है हमारे रक्त में वो भी ग्लूकोज ही होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्रकाश को दाईं ओर ये विक्षेपित करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज के बारे में, तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है ये, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ना, तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। फ्रूट शुगर इसको बोलते हैं क्योंकि फ्रूट्स में, फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज। लेवो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, तो डेक्स्ट्रो, और ये लीवो यानी कि बाएं दिशा में घूर्णित कर देता है प्रकाश को। गैलेक्टोज मस्तिष्क तथा तंत्रिका ऊतकों में ये मैक्सिमम रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक में गैलेक्टोज पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर, गैलेक्टोज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं अनेक मोनोमर यानी कि मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं, अनेक मोनोमर जैसे कि किससे बंधित होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स द्वारा जुड़ करके ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। कौन से बंध, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। अनेक मोनोमर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। देखो एक मोनोमर के एल्डिहाइड कीटोन समूह के, एल्डिहाइड एक मोनोमर है उसका एल्डिहाइड और कीटोन समूह है, और दूसरे मोनोसेक्राइड्स के अल्कोहलिक ग्रुप है। देखो एक का तो है एल्डिहाइड कीटोन और दूसरे का है अल्कोहलिक ग्रुप, के मध्य ये ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध की जो दिशा होती है वो होती है 1n2 4n ग्लूकोज में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ना। ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बात करें हम तो इसके बारे में क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स। देखो ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल्स देखते हैं तो डाइसेक्राइड्स होते हैं, ट्राइसेक्राइड्स होते हैं, टेट्रासेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड। तो ट्राई में तो रैफिनोज आएगा, लेकिन देखो डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो डाइसेक्राइड में पहला है माल्टोज। माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज 1-4 स्थिति ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है माल्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी ग्लूकोज से। अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ठीक है, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है, जिसको बोलते हैं प्रतीप शर्करा या फिर व्यापारिक शर्करा भी बोलते हैं, क्योंकि व्यापार होता है ना चीनी वगैरह का, तो इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं। और व्यापारिक शर्करा किसको कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है। ठीक है, सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और अल्फा बीटा फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। ठीक है, और लैक्टोज के बारे में बात करें तो लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, ये सभी जानते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। ठीक है, 1-4 एंड लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है, सभी में 1-4 एंड ही है मेनली। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज। तो यहाँ पे तीनों के बारे में बात की, माल्टोज ग्लूकोज से बनता है, माल्टोज यानी कि ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। सुक्रोज देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज, और लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ करके क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। देखो किससे कौन सा बॉन्ड होता है इनमें, अमीनो एसिड जो होती हैं वो आपस में पेप्टाइड जो बॉन्ड से मिलकर जुड़ करके क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स का जो मोनोमर होता है वो जो प्रोटीन का मोनोमर होता है वो अमीनो एसिड्स होती हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से ही बनता है प्रोटीन। ठीक है, कैसे बनता है, देखो ये तो हो गई एक अमीनो एसिड। ठीक है, ये हो गई एक अमीनो एसिड और ये हो गई दूसरी अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड का जो सूत्र होता है, संरचना होती है वो इस तरह से होती है, NH2
और CH और एक R लग गया है, और C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक तो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, एक NH2 होता है, ठीक है, इधर की साइड में। और फिर इसमें भी सेम है, और यहाँ पे H2O बाहर निकल करके ये बना लेता है तुम्हारा, H2O बाहर निकल करके ये बना लेता है पेप्टाइड बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये बाहर निकल गया और NH सेम आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, पेप्टाइड बंध बन गया। और इसको भी बोलेंगे अब ये प्रोटीन बन गया, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट हो गया, दिस मीन्स प्रोटीन बन गई। प्रोटीन के प्रकार देखते हैं विन्यास के आधार पर। तो प्राथमिक प्रोटीन द्वितीयक और तृतीयक होती है। प्राथमिक देखो अमीनो एसिड्स की सीधी श्रृंखला होती है, इनमें अस्थायी होती है, अमीनो एसिड्स की सीधी श्रृंखला बनाती हैं। अमीनो एसिड्स की सीधी श्रृंखला जब बनती है तो प्राथमिक होती है। द्वितीयक में प्रोटीन अणु सर्पिलाकार कुंडलित हो जाते हैं, सर्पिलाकार कुंडलित हो जाते हैं इस तरह से। देखो पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इस पर पेप्टाइड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बॉन्ड बंध जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड भी होता है, हाइड्रोजन बंध भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, इसमें दो चीज़ें आती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। दाईं तरफ घुमाव होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स दाईं तरफ घुमाव होता है, इसका होता है दाईं तरफ घुमाव। और बीटा हेलिक्स का प्रोटीन अणु जो होते हैं वो जिगजैग होते हैं, इसमें जिगजैग जिगजैग ऐसे होते हैं, जेड जिगजैग, जेड से। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, देखो ये तो है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला है, और ये जो है ये ये हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसमें दो प्रकार के बंध होते हैं द्वितीयक प्रोटीन में, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। देखो एक तो सर्पिलाकार कुंडलित है और एक जिगजैग वाली जो संरचनाएं होती हैं वो द्वितीयक में आएंगी। प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तृतीयक के बारे में बात करें तो तृतीयक अत्यंत वलयित होकर के गोलिकाकार संरचनाएं बना लेती हैं, जैसे ये हो गई गोलिकाकार, ठीक है। तो निम्न बंध इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, डाइसल्फाइड होता है, आयनिक होता है, ठीक है। पेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड, पेप्टाइड बंध भी होते हैं, जैसे पेप्टाइड बंध है। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बंध होता है पेप्टाइड बंध। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और डाइसल्फाइड दो एसएस के बीच में। तो अमीनो एसिड्स के HS यानी कि थायोल समूह के मध्य में ये लगता है, HS यानी कि थायोल समूह के मध्य में लगता है डाइसल्फाइड बंध, और एक पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड और आयनिक बंध किसकी विशेषता है, तृतीयक जो गोलिकाकार होती हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है, उनकी संरचना है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है। अब हमने ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में बात की, अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ग्लाइकेंस इनको कहते हैं, क्या कहते हैं इनको कहते हैं ग्लाइकेंस। क्या कहते हैं, ग्लाइकेंस कहते हैं। नाम में एन सफिक्स जो होता है वो जोड़ा जाता है इनके नाम में, ग्लाइकेंस इनको कहा जाता है ग्लाइकेंस। जल में अघुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे भी नहीं होते हैं। ये देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो तो जल में घुलनशील भी थे, स्वाद में मीठे भी थे। ये जल में अघुलनशील होते हैं और स्वाद में भी मीठे नहीं होते। सभी पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है अनअपचयन। इसका मतलब ये है कि अगर इनको जैसे ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज है वो भी नॉन रिड्यूसिंग है। इसी की वजह से हमारे क्या है कि जो ब्लड शुगर है उसको कहा जाता है, ब्लड में वो रिएक्शन नहीं कर पाती है, तो नॉन रिड्यूसिंग है, यानी कि रिएक्शन नहीं करती ना अदर चीज़ों से, इसलिए तो इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल है, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, इन्यूलिन है, ठीक है, काइटिन है, इन्यूलिन है। अब बात कर लेते हैं सेलुलोज। देखो सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय बहुलक होता है। किसका, ग्लूकोज इकाइयों का, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय बहुलक को कहते हैं सेलुलोज, जो कि प्लांट्स में ये प्लांट्स में पाया जाता है ना सेलुलोज। स्टार्च जो जंतु कोशिका होती है उसमें स्टार्च स्टोर्ड फूड के रूप में पाया जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है, वो तो होता है बीटा डी ग्लूकोज का, और स्टार्च होता है अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है। इसमें दो चीज़ें होती है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। इसमें स्टार्च जो होता है उसमें मिलकर के बना होता है अमाइलोज, और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर के बना होता है स्टार्च, ठीक है। अब है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बनता है ग्लाइकोगॉन,
ग्लाइकोजन। और काइटिन जो होता है, काइटिन का जो अगर हम पढ़ें तो काइटिन इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्च भी इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये याद रख लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनते हैं स्टार्च, और काइटिन किससे बनता है, एन एसिटाइल डी ग्लाइकोसमीन एन एसिटाइल डी ग्लाइकोसमीन और बीटा डी ग्लूकोज का अमीनो एसाइल व्युत्पन्न होता है। ये अमीनो एसाइल व्युत्पन्न होता है एन एसिटाइल डी ग्लाइकोसमीन और बीटा डी ग्लूकोज का अमीनो एसाइल होता है, बीटा डी ग्लूकोज और एन एसिटाइल डी ग्लाइकोसमीन। ठीक है, ये होता है क्या, काइटिन। और एक होता है एन्युलिन, भी एग्जाम्पल है। हेपारिन भी है, रक्त में प्रेजेंट होता है, प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। पैक्टेंस को बोलते हैं पादप सीमेंट। ठीक है, ये भी किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे कि एसीटोन, क्लोरोफोन, बेंजीन, उसमें क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। लेकिन ये देखो, वैसे तो जल में अघुलनशील होते हैं लिपिड्स, लेकिन ये कार्बनिक जो विलायक होते हैं जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इसमें क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। अल्कोहल के एस्टर होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, अल्कोहल के एस्टर होते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर ग्लिसरॉल, 3 अणु वसीय अम्ल और 1 अणु ग्लूसरॉल से एस्टर बंध बनता है। देखो एस्टर, अल्कोहल के एस्टर होते हैं, तो एस्टर जो बॉन्ड होता है ना, वो किससे बनता है, 3 अणु तो वसीय अम्ल के और 1 अणु ग्लिसरॉल का। 3 अणु तो क्या होंगे, फैटी एसिड्स के होंगे, और 1 अणु ग्लिसरॉल का बना करके क्या बनता है, एस्टर बंध बनाता है। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो लिपिड्स के हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल त्वचा में प्रेजेंट जो एक प्रोविटामिन होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल त्वचा में प्रेजेंट एक प्रोविटामिन है। और यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अल्ट्रावायलेट जो होती हैं प्रकाश होता है, उसके संपर्क में आने पर ये विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरोल में क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये कैल्सीफेरोल में क्या होता है, बदल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो देखो प्रोटीन्स जो होती है अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, पहली बात तो, ठीक है, ये पहले भी बात की हुई है, अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं प्रोटीन्स। केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स और प्रोटीन निर्माण में काम आते हैं। ओनली 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स अब तक खोजे गए हैं, जिससे क्या, जितनी भी प्रोटीन्स जो खोजी गई हैं वो सभी इन्हीं से बनती हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड एक एम्फिटेरिक यौगिक होता है, क्योंकि इसमें एक अम्लीय समूह COH तथा एक क्षारीय समूह NaOH होता है। एम्फिटेरिक यानी कि अम्लीय समूह भी प्रेजेंट होगा और क्षारीय समूह भी। ये तो होता है क्षारीय, NH2 क्षारीय समूह होता है, और C डबल बॉन्ड OOH जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय समूह होता है। तो जो प्रोटीन्स का जो ये एक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल देख, प्रत्येक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का जो सूत्र होता है वो है, एक तो क्षारीय एम्फिटेरिक प्रकृति होती है, NH2 जो क्षारीय समूह है वो भी प्रेजेंट है, और एसिडिक जो समूह है C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है, एसिडिक जो ग्रुप है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स की संरचना में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। देखो प्रोटीन्स जो होती हैं वो सरल प्रकार की होती हैं, संयुक्त प्रकार की होती हैं, डिराइव भी होती हैं। तो हमें मेनली बात करनी है यहाँ पे सरल जो प्रोटीन्स होती हैं। एक तो फाइब्रस यानी कि रेशेदार प्रोटीन्स होती हैं, एक ग्लोबुलर या दानेदार प्रोटीन्स होती हैं। देखो सरल जो प्रोटीन होती है वो उसमें एक तो फाइब्रस रेशेदार होती है, ग्लोबुलर दानेदार होती हैं। कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या है, फाइब्रस या रेशेदार प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। रेशेदार प्रोटीन्स है, कोलेजन है जो कि हमारे जंतु शरीर में पाई जाती है, इलास्टिन मसल सेल में, केराटिन बालों वगैरह में। ठीक है, तो कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन जो होती है वो फाइब्रस रेशेदार प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर या दानेदार प्रोटीन्स के बारे में बात करें, रोबिस्को है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, स्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये ग्लोबुलर दानेदार। गेहूं के आटे में इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्लूटेलाइन के कारण होती है। किसके कारण, गेहूं का जो आटा होता है ना उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, गूंददाता है, ठीक है, टूटता नहीं है, रोटी भी अच्छी से बन जाती है। तो किसकी वजह से होता है, ग्लूटेलाइन के कारण होती है। जीव का उपापचयी आधार, देखो जीव का जो उपापचयी आधार पढ़ें तो ये है ATP के बारे में मेनली इसमें बात करते हैं, क्योंकि उपापचयी आधार, क्योंकि ATP ही बनता है नॉर्मली। तो ATP एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। पहली बात तो जो ATP है वो क्या है, ATP अमीनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है,
देखो एटीपी जो होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इसमें एक एटीपी की संरचना में एक एडेनिन होता है, राइबोस देखो पेंटो एक तो क्या होता है, एडेनिन ग्रुप होता है, और एक होती है राइबोस यानी कि पेंटोज शुगर होती है, और इसमें फॉस्फेट 3 फॉस्फेट समूह जुड़े हुए होते हैं, जो सीधे किससे जुड़े होते हैं, राइबोस से जुड़े होते हैं, और इससे ये क्या बनता है, एटीपी बनता है। देखो एडेनिन जो जुड़ा होता है, और इसके बाद राइबोस शुगर होती है, राइबोस यानी कि पेंटोज शुगर में राइबोस शुगर होती है, और इसके अलावा 3 फॉस्फेट समूह इसमें जुड़ते हैं, तो ये बना लेता है एटीपी। ठीक है। अब एंजाइम्स के बारे में बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं मुख्यतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो मुख्यतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, अतः इसमें जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अतः ये क्या करते हैं, जैविक जो अभिक्रियाएं होती हैं, हम देखो बायोलॉजी की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, जैविक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे कि टेम्परेचर और पीएच है, तापक्रम व पीएच की कम परास पर ही ये काम करना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर है, अभिकारक सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता, जैसे कि किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। अभिकारक की सांद्रता के बारे में बात करें तो देखो कोई अभिक्रिया है उसको स्टार्ट करना है और निश्चित ऊर्जा की उसको आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, देखो सक्रियण ऊर्जा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रख लेना। एंजाइम्स अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को, जो एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो ये मान के चलो ये न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है। एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जिससे अतः अभिक्रिया की गति इससे बढ़ जाती है, यानी कि उसका वेग जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, जैसे ये मान के चलो सक्रियण ऊर्जा है, इसको आपने यहाँ पे कम कर दिया, इसको यहाँ पे इतना कम कर दिया, तो ये क्या है, कम कर दिया, तो ये जल्दी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि देखते हैं तो एक तालाकुंजी परिकल्पना, जिसने लॉकन की हाइपोथेसिस, ये इसको एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर ने की एंड लॉक हाइपोथेसिस जो है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, उसको एमिल फिशर ने दिया था। ये क्या कहती है कि यह उसी समान है जो एक विशिष्ट कुंजी ही ताले को खोल सकती है। विशिष्ट एंजाइम द्वारा सबस्ट्रेट अणु क्रिया होती है, यानी कि विशिष्ट एंजाइम के द्वारा ही सबस्ट्रेट जो अणु होती है, जैसे ये कोई सबस्ट्रेट लग गया, सबस्ट्रेट है, और इस पे इसकी इसी ही शेप का जो एंजाइम होता है, इसी शेप की जो कुंजी होती है, विशिष्ट एंजाइम होता है, वही इस पे आगे करके क्रिया करेगा। तो इस तरह का ये चीज़ होती है। ठीक है। विशिष्ट एंजाइम द्वारा सबस्ट्रेट अणु क्रिया होती है, जैसे कि इसी को बोलते हैं लोगन की हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, प्रेरक आसंजन परिकल्पना। एंजाइम का सक्रिय स्थल थैली की तरह, जो सबस्ट्रेट फिट हो जाता है थैली की तरह होता है, यानी कि ये थैली जो सबस्ट्रेट होता है, ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये क्या है, थैली के समान होता है, यानी कि आकार अपना उसके एंजाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। एंजाइम जो आएगा, एंजाइम इस पे आ गया तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी शेप को कन्वर्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, यानी कि प्रेरित आसंजन परिकल्पना। एंजाइम का संदमन, देखो एंजाइम का संदमन कैसे होता है। देखो एक तो एंजाइम जो आ रहा है, मतलब बाहर से एंजाइम आ रहा है, तो एंजाइम का संदमन कौन कौन कर सकता है, प्रतिस्पर्धी संदमन होता है एक, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है, ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से संरचनात्मक समानता होने के कारण अवरोधक एंजाइम की सबस्ट्रेट बंधन स्थल से प्रतिस्पर्धा होती है, संरचनात्मक समानता होती है। इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट से संरचनात्मक समानता होने के कारण, जैसे ये भी एंजाइम है और ये भी दो एंजाइम, एक तो है ओरिजिनल एंजाइम और एक आया दूसरा एंजाइम, दूसरा कोई एंजाइम की भांति उसका आकार है, तो वो भी इसको एंजाइम को हटा करके दूसरे जो जिसका आकार सेम है, संरचनात्मक जिसकी एंजाइम के प्रति समानता है, तो वो क्या है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संदमन, यानी कि इन दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। ठीक है। इसमें और इसमें क्या हो गया, कंपटीशन हो गया।
मेलानिन द्वारा जो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धी संदमन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेलानिन द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, मेलानिन द्वारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का अवरोधन होता है, जो कि संरचना में सक्सिनेट एंजाइम क्रिया घट जाती है, जिससे कि सक्सिनेट एंजाइम की जो क्रिया होती है वो घट जाती है। मेलानिन के द्वारा, किसके द्वारा, मेलानिन के द्वारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का अवरोधन होता है, जिससे सक्सिनेट एंजाइम की क्रियाशीलता होती है वो घट जाती है। अप्रतिस्पंदीय संदमन होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसमें सबस्ट्रेट बंद स्थल से बंद नहीं बनाता है, बल्कि एंजाइम के अन्य स्थल से जोड़ता है। इसमें जो ये जैसे मान को चलो, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, बंद स्थल से बंद नहीं बनाता है, ये यहाँ से बंद नहीं बनाएगा, बल्कि एंजाइम के अन्य स्थल से जुड़ता है। जैसे ये एंजाइम जो है वो यहाँ से एंजाइम आया, ई आया, यहाँ से ये जुड़ गया, तो इसमें कॉम्पिटिटिव नहीं होता है इसमें। जैसे कि साइनाइड है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, अप्रतिस्पर्धी संदमन। तो ये हमने कंप्लीट किया अपने जो ये जैव अणु वाला जो टॉपिक है इसमें से। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।